हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनपीए के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे आखिर एनपीए क्या होता है। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी जो कि आपकी ओनरशिप में है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके मालिक आप हैं, तो वो आप प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर वर्ड है नॉन परफॉर्मिंग, वर्ड से ही समझ में आ जाता है नॉन परफॉर्मिंग का मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, जिससे आपको कोई इनकम नहीं मिल रही। तो वही मतलब होता है बैंक के लिए। बैंक के लिए एनपीए का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी चीज जिससे बैंक को इनकम नहीं मिल रही, वो हो गया एनपीए। ठीक है। अब यहां पर एनपीए कब बनता है कोई एसेट? देखिए, अगर कोई एसेट है उस पर जो बैंक इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल है, अगर बैंक को 90 डेज तक नहीं मिलता तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए में। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, एनपीए में कितने दिन होते हैं? 90 डेज। अगर 90 डेज तक कोई एसेट से इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वगैरह की रिकवरी नहीं होती है तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एनपीए का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, दैट इज 90 डेज। अब एनपीए का प्रोसेस क्या होता है या एनपीए का स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कोई एसेट एनपीए में जाता है, उसको समझने के लिए पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, एसएमए। एसएमए क्या होता है? एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स इसका फुल फॉर्म है। ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। एसएमए इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है उन अकाउंट्स को जो अकाउंट्स फ्यूचर में एनपीए हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखो, जो ये अकाउंट्स हैं, जो एसएमए है, इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला हो गया एसएमए 1, दूसरा हो गया एसएमए 2 और तीसरा हो गया, पहला हो गया एसएमए 0, दूसरा हो गया एसएमए 1 और तीसरा हो गया एसएमए 2। इन 3 पार्ट्स में एसएमए को डिवाइड किया गया है। फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, एसएमए 1, बार बार ये 1 ही निकलता है मुंह से, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2, ये 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो एसएमए 0 है, अगर 30 डेज तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो जाता है, अगर 30 दिनों तक बैंक को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं मिलता तो वो एसएमए 0 कैटेगरी में आता है। ठीक है। अगर 31 से 60 दिनों तक बैंक को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं मिलता तो वो एसएमए 1 कैटेगरी में आता है। और अगर 60 दिन से भी ज़्यादा हो जाते हैं, 90 दिन तक बैंक को नहीं मिलता है इंटरेस्ट, तो वो एसएमए 2 में आता है। 30 दिनों तक एसएमए 0 में रहेगा, 60 दिनों तक एसएमए 1 में रहेगा, 90 दिनों तक एसएमए 2 में रहेगा। और जैसे ही 90 दिन हो जाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा एनपीए में, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखिए, 90 दिन से पहले हमने उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एसएमए 0, जैसे ही अकाउंट एसएमए 0 में गया तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अकाउंट हमारा खराब हो रहा है। एसएमए 1 में गया तो हमें और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि ये अकाउंट खराब हो रहा है, ये एनपीए हो सकता है। एसएमए 2 में गया तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि ये एनपीए होगा, जल्दी से इसकी रिकवरी करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। अब नेक्स्ट पार्ट है, देखिए जैसे ही अकाउंट एसएमए 2 में गया वो एनपीए हो गया। ठीक है। अब एनपीए होने के बाद उसको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। एनपीए हो गया, वो हो जाएगा हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट। देखो, स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या होता है? जो रेगुलर है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर अकाउंट एनपीए होने के बाद 12 महीने तक भी सही नहीं होता, ठीक है, 12 महीने मतलब 1 साल, अगर 12 महीने तक भी वो सही नहीं होता है और वो 12 महीने तक एनपीए की कैटेगरी में रहता है,
तो हम बोलते हैं कि वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया है। ठीक है। और अगर 12 महीने के बाद भी वो एनपीए रहता है, उसमें कोई रिकवरी वगैरह नहीं की जाती है, तो वो चला जाता है डाउटफुल कैटेगरी में। ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सी कैटेगरी में जाता है? डाउटफुल कैटेगरी में। ये बन जाता है हमारा डाउटफुल एसेट। अब जब ये डाउटफुल एसेट बन जाता है तो डाउटफुल एसेट्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। डाउटफुल एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है जिसे हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स 1, दूसरा है डाउटफुल एसेट्स 2, तीसरा है डाउटफुल एसेट्स 3। इसका क्या मतलब है? देखिए, डाउटफुल एसेट वो होते हैं जो 1 साल तक डाउटफुल कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है। डाउटफुल 2 होते हैं जो 1 से 3 साल तक डाउटफुल कैटेगरी में रहते हैं, और डाउटफुल 3 होते हैं जो 3 साल से ज़्यादा होने पर भी डाउटफुल कैटेगरी में ही रहते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं डाउटफुल, दैट इज DA3। ठीक है। और जब ये डाउटफुल कैटेगरी में भी 3 साल हो गए, अभी भी रिकवरी नहीं हो रही है, तो हम वो जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो एसेट्स हैं, उनको हम बोल देते हैं लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जिनसे अब रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, इनको हम बोलते हैं लॉस एसेट्स। ठीक है। तो ये थी हमारी एनपीए की थोड़ी सी कहानी। हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट आ गया हो, तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एनपीए क्या हो गया? अगर 90 डेज तक हमारा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं एनपीए। ठीक है। SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। SMA 0 में क्या होता है? SMA 0 में होता है अगर कोई भी अकाउंट है, अगर उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 30 दिन तक नहीं आता है तो वो SMA 0 है। अगर 60 दिनों तक नहीं आता है तो वो SMA 1 में जाता है। 90 दिनों तक अगर नहीं आता है तो वो हमारा SMA 2 में जाता है, और 90 दिन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा NPA में, और NPA में जाने के बाद वो जाता है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में वो रहता है 12 महीने तक, दैट इज 1 साल तक। उसके बाद वो जाता है डाउटफुल कैटेगरी में, दैट इज डाउटफुल एसेट्स में, जिसमें होता है डाउटफुल एसेट 1, डाउटफुल एसेट 2 और डाउटफुल एसेट 3। अगर 12 महीने तक है, दैट इज 1 साल तक है, तो डाउटफुल 1। अगर 1 से लेकर 3 साल तक है तो डाउटफुल 2, और अगर 3 साल से ज़्यादा है तो वो आता है हमारा डाउटफुल 3। ठीक है। ये हमारा एनपीए का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसके बाद हम एनपीए में एक और चीज़ होती है, एक और वर्ड रिलेटेड है एनपीए से, जिसे बोला जाता है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होता है? देखिए, प्रोविजनिंग वर्ड का मतलब होता है, इसका पहले तो हम मीनिंग डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, प्रोविजनिंग का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आपने 100 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है, तो आपको पता है कि 100 रुपये आपने अपने दोस्त को दिए, अब ये हमारे पास वापस नहीं आने वाले। ठीक है। अब ये जैसे 100 रुपये आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट था 100 रुपये कम हो गया। ठीक है। आपको पता है ये 100 रुपये किस में चले गए? 100 रुपये चले गए हमारे लॉस एसेट में। अब ये वापस आना ही नहीं है कभी, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए आपका प्रॉफिट 500 रुपये है, हम इन 500 रुपये में से 100 रुपये निकाल कर इसको, जो ये लॉस हो रहा था 100 रुपये का, इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। हमने क्या किया? जो हमारे 500 का प्रॉफिट था उसमें से 100 रुपये निकाल के जो हमारा लॉस हुआ था 100 रुपये का, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रोविजनिंग। सेम यही प्रोसेस बैंक्स भी अपनाते हैं अपना प्रोविजनिंग करने में। जैसे बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया, अगर वो कस्टमर लोन वापस नहीं कर रहा है, वो एनपीए हो गया, तो बैंक्स अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल कर उस लोन को एडजस्ट करते हैं। इसे बोला जाता है प्रोविजनिंग। अब जैसे ये एनपीए हो गया, अब एनपीए में प्रोविजनिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखिए, जैसे कोई अकाउंट है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाता है। ठीक है। कोई अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाता है तो वहाँ पर जो, देखिए, 2 टाइप के पोर्शंस होते हैं।
दो टाइप के पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब वर्ड से समझ में आता है, सिक्योर्ड मतलब जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह कुछ होती है, अनसिक्योर्ड में जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में अकाउंट है और जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है उसमें 15% की प्रोविजनिंग करते हैं और अनसिक्योर्ड में 25% की प्रोविजनिंग की जाती है। ठीक है, सब स्टैंडर्ड के बाद जब अकाउंट जाता है डाउटफुल कैटेगरी में, तो डाउटफुल कैटेगरी में प्रोविजनिंग कैसे की जाती है, जो सिक्योर्ड वाला पार्ट है उस सिक्योर्ड पार्ट में 25% की प्रोविजनिंग होती है और जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसमें 100% की प्रोविजनिंग की जाती है। अनसिक्योर्ड पार्ट में मान लिया जाता है कि अब ये हमारा पूरा लॉस हो गया है, अनसिक्योर्ड में कोई पैसा नहीं आएगा, तो 100% प्रोविजनिंग करो। सिक्योर्ड में माना जाता है कि चलो 25% प्रोविजनिंग कर दो, हो सकता है कि हमारा थोड़ा बहुत पैसा वापस आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद जब अकाउंट हमारा जाता है DA2 कैटेगरी में, दैट इज डाउटफुल 2 कैटेगरी में। अच्छा, ये जो इसके पहले वाला था वो था हमारा डाउटफुल 1 कैटेगरी। ठीक है, ये था ना DA1 कैटेगरी थी ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब डाउटफुल 2 कैटेगरी में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा सिक्योर्ड वाला है और जो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट है, तो जो सिक्योर्ड पार्ट है, सिक्योर्ड पार्ट में हम प्रोविजनिंग करेंगे 40% की और अनसिक्योर्ड में प्रोविजनिंग रहेगी 100% की। ठीक है, और जैसे ही ये अकाउंट DA3 में जाएगा, डाउटफुल एसेट 3 में, तो फिर हम 100% प्रोविजनिंग करेंगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के लिए। ठीक है, ये यहां पर पॉइंट है। और इवन जैसे कि मान लीजिए जो अनसिक्योर्ड, देखो ये तो सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी मतलब मान लीजिए आप होम लोन लेने जाते हैं तो आप सिक्योरिटी देते हैं अपने घर की, है ना, आपका घर मॉर्गेज होता है तो उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड। ठीक है, लेकिन कुछ लोन्स होते हैं, मान लो जैसे कि एजुकेशन लोन है। ठीक है, अब ये जो एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन में बैंक्स कुछ सिक्योरिटी नहीं लेते। ठीक है, तो एजुकेशन लोन्स में क्या होता है कि जब एजुकेशन लोन डाउटफुल 1 कैटेगरी में जाता है तो बैंक उसी टाइम पर 100% प्रोविजनिंग कर देता है इसकी। तो ये जो एजुकेशन लोन टाइप के लोन्स होते हैं तो उसमें DA1 कैटेगरी में ही 100% प्रोविजनिंग हो जाती है। और इवन जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड है, किसी अकाउंट में फ्रॉड हो गया, जैसे ही फ्रॉड होता है तो तुरंत उसमें 100% की प्रोविजनिंग की जाती है, कोई स्टेप नहीं देखते हैं, तुरंत 100% की प्रोविजनिंग कर दी जाती है। क्लियर? तो ये था हमारा NPA, ये था NPA का हमारा प्रोसेस। क्या होता है NPA के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, NPA का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट NPA में मूव करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा NPA और NPA के टाइप्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।